देखिए एमपीटी में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये लिखे हुए हैं, आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। अगर एमपीटी में आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप एमपीटी में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है व्हाट इज एमपीटी एंड इट्स प्रिंसिपल। तो एमपीटी आपको पता है क्या है। सबसे पहली जो लाइन होनी चाहिए वो आपकी यही है कि एक एनडीटी का मेथड है जिससे हम सरफेस और सब सरफेस के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम सरफेस और सब सरफेस के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। बताइए पवन। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज का मतलब आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जहां पर भी डिफेक्ट होगा वहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगी, लीक करेंगे। लीक करेंगी वहां से, उसी को हम बोलते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड एक तो होगी नहीं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है वो प्लूरल है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, निकलती हैं। ठीक है, तो याद रहे कि इसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एमपीटी। कि एमपीटी का प्रोसेस क्या होता है वो भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर हमारे पास में कोई भी मटेरियल है तो सबसे पहले सरफेस क्लीनिंग करेंगे। सरफेस क्लीनिंग करने के बाद में हम क्या करते हैं, स्नो वाइट कॉन्ट्रास्ट अप्लाई करते हैं। अगर मटेरियल को रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, अगर हमारा एमएस का मटेरियल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका मटेरियल है, ठीक है, और हमारे पार्टिकल भी ब्राउन कलर के हैं तो इसमें विजिबिलिटी नहीं आ पाती है। तो जो स्नो वाइट कॉन्ट्रास्ट होता है वो विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेप होगी आपकी सरफेस क्लीनिंग, उसके बाद में अप्लाई स्नो वाइट कॉन्ट्रास्ट, उसके बाद में क्या करते हैं, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटाइज करने के लिए आपके पास में बहुत सारी मशीनें होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यॉक हो गया, आपका प्रॉड हो गया, हेडशॉट हो गया। ठीक है, जो इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यॉक का ज़्यादा यूज होता है। मैग्नेटाइज करने के बाद में आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे फेरस पार्टिकल। फेरस पार्टिकल का मतलब होता है जो हमारा फेरस मटेरियल होता है उसका पाउडर होता है। और आप ये भी जानते हैं कि जो एमपीटी होता है वो ओनली फेरस मटेरियल पे ही कर सकते हैं। ठीक है, ओनली फेरस मटेरियल पे ही कर सकते हैं। तो इसका पाउडर होता है जिसका हम यूज करते हैं। यानी कि क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई कर देंगे फेरस पार्टिकल। फेरस पार्टिकल अप्लाई करने के बाद में हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे तो जहां पर भी डिफेक्ट होगा वहां पर हमें वो पार्टिकल जमा होते हुए दिखाई देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। क्रैक होगा तो एक लाइन में जमा होते हुए, पिन होल होगा, पोरोसिटी होगी तो गोल गोल, जैसा डिफेक्ट होगा वैसा वहां पर सरफेस पे आपके क्या बन जाएगा, क्लस्टर बन जाएगा। जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यॉक का यूज कर रहे हैं, अगर आपको सरफेस के डिफेक्ट को पता करना है तो आप एसी करंट देते हैं, सब सरफेस के डिफेक्ट को डिटेक्ट करना तो आप डीसी करंट देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, एमपीटी करते हैं। प्रोसेस समझ में आया, सरफेस क्लीनिंग, अप्लाई स्नो वाइट कॉन्ट्रास्ट, मैग्नेटाइजेशन, अप्लाई फेरस पार्टिकल, और उसके बाद में इंटरप्रिटेशन, और नेक्स्ट स्टेप होती है डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन हम उन मटेरियल को करते हैं जिन मटेरियल की प्रॉपर्टी रिटेंटिविटी की होती है। रिटेंटिविटी का मतलब होता है जब हमने मटेरियल को मैग्नेटाइज किया तो वो मैग्नेटाइज हो गए, मशीन को हटाए तो क्या होगा, तब भी वो क्या रहते हैं, मैग्नेटाइज रहते हैं। हो सकता है 30-40% उसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकल जाती है, ठीक है, या निकल सकती है। अब वो मैग्नेटाइज है, 50-60% तो है, तो वो एज ए मैग्नेट काम करेगा। अगर हमें उसे प्रोसेस में लेके आना है, हमें लगाना यहाँ है, उसके पास में कोई फेरस मटेरियल है तो वो उसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, चिपकेगा, तो जिससे हमें प्रॉब्लम आएगी किसमें, प्रोसेस करने में। तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, डीमैग्नेटाइज भी करेंगे। अगर हम डीमैग्नेटाइज करने के तरीके देखें क्या क्या होते हैं, अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यॉक से मैग्नेटाइज किया है तो उसकी डायरेक्शन को अगर आप उल्टा कर देंगे तो आपका मटेरियल क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन ऑफ यॉक। ठीक है, अगर आपने एसी में मैग्नेटाइज किया है तो आप डीसी करंट दे देंगे, डायरेक्शन को कोई भी चेंज नहीं करना है। अगर डायरेक्शन को भी चेंज कर देंगे, एसी टू डीसी कर देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज होगा। तो डायरेक्शन वही रखनी है, एसी टू डीसी कन्वर्ट कर देना है। अगर आपने डीसी में मैग्नेटाइज किया है तो एसी में आप डीमैग्नेटाइज, बाय हीटिंग भी आप क्या कर सकते हैं, मटेरियल को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो डीमैग्नेटाइजेशन के ये आपके तरीके होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपकी
राइट द टाइप्स ऑफ एमपीडी। हाँ, तो एमपीडी कितने प्रकार से, जैसे आपके एलपीडी में होते हैं वैसे ही सिमिलर यहाँ भी होते हैं, विजिबल, फ्लोरेसेंट और आपका डुअल। जो बेसिक होते हैं वो दो ही हैं, विजिबल और फ्लोरेसेंट। अगर विजिबल टाइप की बात करें तो इसमें जो है आप इस लाइट में या फिर सनलाइट में जब टेस्टिंग करेंगे यानी कि एमपीडी करेंगे तो ये आपका विजिबल। क्या क्या कंडीशन होती है, कंडीशन आपकी इस लाइट की इंटेंसिटी 1076 लक्स होनी चाहिए। अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 1076 लक्स होनी चाहिए तो हम किस डिवाइस से मेजर करेंगे। तो हमारे पास में क्या रहता है, लक्स मीटर होता है, जिससे हम इस लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या इंटेंसिटी है। ठीक है, बाकी जो प्रोसेस है उसको हम फॉलो कर लेंगे। और इसमें क्या होता है, विजिबल टाइप में जो आपका फेरस पार्टिकल होते हैं इनका कलर आपका रेड हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ग्रे हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ये 4 कलर के आते हैं। ठीक है, बाकी जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर लेंगे और आपका जो कॉन्ट्रास्ट है वो आपका व्हाइट कलर का रहेगा। फ्लोरेसेंट टाइप में क्या होगा, डार्क रूम में करेंगे। ठीक है, जैसे एलपीटी में आपने देखा होगा वैसे ही यहाँ पर भी रहता है। डार्क रूम में करेंगे, लेस देन आपकी 20 लक्स वाइट लाइट होनी चाहिए। ठीक है, और आपका जो आपके जो पार्टिकल होते हैं वो ग्रीन या येलो कलर के हो सकते हैं। ठीक है, और आपका जो कॉन्ट्रास्ट ब्लू वायलेट कलर का आता है। और आप जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो सेम प्रोसेस है, यूवी लाइट चाहिए होती है जिसकी इंटेंसिटी 1000 माइक्रोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है आपका राइट द मेथड ऑफ एमपीडी, कि एमपीडी कितने मेथड के द्वारा, तो 2 मेथड होते हैं, ड्राई मेथड और वेट मेथड। ड्राई मेथड का मतलब है अगर आप सूखे हुए पार्टिकल का यूज कर रहे हैं तो आप उसको ड्राई मेथड बोल देते हैं। अगर आपके पार्टिकल गीले हैं, गीले का मतलब किसी लिक्विड में मिक्स हैं, तो आप उसको क्या बोलते हैं, वेट मेथड। ठीक है, अधिकतर इंडस्ट्री में वेट मेथड का ही यूज होता है। वेट मेथड का इसलिए यूज होता है कि हमारे जो पार्टिकल हैं वो अच्छे तरीके से क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है मोबिलिटी की, वो जब लिक्विड फैलेगा तो पार्टिकल भी क्या होंगे, सरफेस पे अच्छे तरीके से फैल जाते हैं। व्हाट इज कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि हम मशीन की जांच करते हैं एक स्टैंडर्ड पे कि हमारी मशीन सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। हमारे पास में 2 इक्विपमेंट होते हैं साथ में कैलिब्रेशन करने के लिए। एक होता है हमारे पास में पाई गेज जिसको हम फील्ड इंडिकेटर बोलते हैं, दूसरा होता है हमारे पास में ASTM ब्लॉक। ठीक है, पाई गेज में आपको पता है 8 सेगमेंट होती हैं और वो किस किस से मिलके बना होता है। ठीक है, आपका SS हो गया और क्या कॉपर हो गया, उससे मिलके बना होता है। आपको पहले भी चीजें बता रखी हैं कि डिफेक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पिनहोल पोरोसिटी। डिफेक्ट का मतलब है कि अगर आपके मटेरियल में जहां पर भी डेंसिटी चेंज हो रही है वो ये समझिए कि वो आपके लिए क्या है, डिफेक्ट है। ठीक है, जैसे कास्टिंग कर रहे हैं आप, आपने स्टील की कास्टिंग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें कोई लकड़ी का टुकड़ा अंदर गिर गया तो इसका मतलब उस जगह पे क्या हो गया, डेंसिटी चेंज होगी, इसका मतलब वहां पर क्या है, डिफेक्ट। ठीक है, तो हम कैलिब्रेशन की बात कर रहे थे। कैलिब्रेशन का मतलब है कि हम मशीन की जांच करते हैं एक स्टैंडर्ड पे, और हमारे पास में जो इक्विपमेंट होते हैं कुछ, तो हमारे पास में एक पाई गेज होता है और एक ASTM ब्लॉक। जो पाई गेज होता है उसमें सेगमेंट होती है कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का। तो जब हम एक लेग इधर रखते हैं और इसको क्या होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, किसी फेरस मटेरियल पर रखना होता है। एक लेग इधर रखेंगे, एक लेग इधर, तो हमारी ये 3 सेगमेंट दिखाई देती हैं इधर से और 3 इधर से, 6। 2 दिखाई नहीं देती हैं, इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिफेक्ट के पैरेलल है, कैसे हैं, पैरेलल है, तो वो डिटेक्ट नहीं होगा। ये एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं। ठीक है, जब तक आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो डिफेक्ट को कट नहीं करेंगे तब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा पाई गेज होता है। अगर आपको 6, अगर 8 सेगमेंट है, इंडस्ट्री में 6 सेगमेंट वाला भी पाया जाता है, तो क्या है कि आपके अगर 6 सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ मेरी मशीन सही से काम कर रही है। और होता क्या है, अगर आपको सरफेस के डिफेक्ट को पता करना है तो उस केस में आप पाई गेज से करते हैं। अगर आपको सब सरफेस के डिफेक्ट को डिटेक्ट करना है तो आप ASTM ब्लॉक से क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं। ASTM ब्लॉक आपने देख रखा है, उसमें 7 होल होते हैं। ठीक है, और जो कि सब सरफेस में होता है। और जैसे जैसे हमारे डिफेक्ट की डेप्थ बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी एक्यूरेसी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्योंकि हमें पता है कि सरफेस और सब सरफेस के डिफेक्ट को ही डिटेक्ट कर सकते हैं। और सब सरफेस जो काउंट होता है कितनी डेप्थ तक, तो जो स्टैंडर्ड होता है 6.25 mm की डेप्थ तक। ठीक है,
तो ये हमारे पास में 2 इक्विपमेंट होते हैं, इनसे हम क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग का मतलब होता है वेट को उठाना, ठीक है। अब हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं तो क्या होगा, वेट हमारा चिपक के आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने एसी में मैग्नेटाइज किया है तो एसी में जो वेट लिफ्टिंग पावर होती है वो स्टैंडर्ड जो हमारा होता है वो होता है 4.5 kg, 4.5 kg एसी में आप वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपने डीसी में मैग्नेटाइज किया है तो 18.1 kg आप वेट को क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। बाकी मार्केट में अलग अलग लोड की मशीनें भी क्या है, अवेलेबल है। जैसे अपने पास में जो मशीन है इसकी जो वेट लिफ्टिंग पावर है वो एसी में 7 kg है और डीसी में क्या है 27 kg, ठीक है। तो क्रॉस क्वेश्चन ये भी हो सकता है, वो बोलेंगे कि हमारे पास में जो मशीन है उसकी वेट लिफ्टिंग पावर तो एसी में 7 है और डीसी में 27 है। तो आप बोल सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड है वो 4.5 kg, अधिकतर जो मशीनें हैं उनका क्या है स्टैंडर्ड 4.5 kg एसी में और डीसी में 18.1 kg। बाकी मार्केट में अलग अलग लोड की मशीनें अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से भी क्या है वेट लिफ्टिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज बताने। एडवांटेज तो आपका पहला तो ये हो गया कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। और कोई बताइए दूसरा एडवांटेज क्या होगा। ठीक है, सरफेस और सब सरफेस ये एक एडवांटेज हो गया, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज भी है कि वॉल्यूम के डिफेक्ट को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम एडवांटेज की और बात करें, ये इसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह करके आ भी सकते हैं, पोर्टेबल है, ठीक है। लेकिन इसमें भी टेक्निक होती है बहुत सारी, तो कुछ स्टेशनरी है और कुछ पोर्टेबल। तो जो अगर हमें जैसे मुंबई जाके करके आना है तो हमारा जो पोर्टेबल वाला सिस्टम है वो लेके जाके करके आ सकते हैं, तो ईजिली हम इसको कर सकते हैं, ये भी एक एडवांटेज है, ठीक है। डिसएडवांटेज पहला तो ये हो गया कि वॉल्यूम के डिफेक्ट को, ठीक है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये भी है कि हम नॉन फेरस मटेरियल पे नहीं कर सकते, ओनली फेरस पे कर सकते हैं। हाँ अगर हम फेरस और नॉन फेरस में मटेरियल भी याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है कि फेरस मटेरियल में कौन कौन से आते हैं, तो आयरन, निकेल, कोबाल्ट एंड इट्स एलॉय, इन पे हम एमपीटी कर सकते हैं। इनके अलावा और किसी पे, यानी कि नॉन फेरस जो है जैसे आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, मोलिब्डेनम, टेंटालूम, ये सारे जो मटेरियल है इन पे हम एमपीटी नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या एसएस पे हम एमपीटी कर सकते हैं, तो एसएस जो है वो एक्सेप्शनल केस है, इस पे हम एमपीटी कर सकते हैं, लेकिन समय क्या होता है हमें ज़्यादा लगता है, ठीक है। क्लियर है ना इतनी बात। नेक्स्ट है मैग्नेटाइजेशन मेथड। मैग्नेटाइजेशन मेथड की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो हमारा लास्ट कंपोनेंट होता है उसमें क्या होती है, करंट होती है, उस करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड से हमारा मटेरियल क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो कैसी होती है, सर्कुलर, इसलिए डायरेक्ट मेथड को हम सर्कुलर मेथड भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी टेक्निक आती है, तो आपकी प्रॉड हो गई, हेडशॉट हो गया और सेंट्रलाइज कंडक्टर हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, इनडायरेक्ट की, तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो हमारे मशीन का लास्ट कंपोनेंट होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड ही होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी मटेरियल में जाके मटेरियल को क्या करती है, मैग्नेटाइज करती है। और इनडायरेक्ट मेथड में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड चलती है वो कैसी चलती है, लॉन्गिट्यूडनल, इसलिए हम इसको लॉन्गिट्यूडनल मेथड भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी टेक्निक आती है, तो कॉइल मेथड हो गया आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक हो गया, परमानेंट मैग्नेट हो गया, ये टेक्निक हमारी किस में आती है, इनडायरेक्ट मेथड में आती है, ठीक है। तो उसमें चलेगी सर्कुलर, उसमें चलेगी लॉन्गिट्यूडनल। मैग्नेटिक फील्ड, एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितने प्रकार की होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी 3 प्रकार की होती है, लेकिन लेवल 2 में आपके जो भी मशीनें हैं, एडवांस मशीनें जो हैं उसमें तीसरी वाली मैग्नेटिक फील्ड का यूज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी 3 प्रकार की होती है, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। तो मल्टी डायरेक्शनल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ एडवांस मेथड है, उनमें उसका क्या होता है, यूज होता है। आपके उसमें क्या रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड अगर चल रही है और लॉन्गिट्यूडनल ही आपका क्या है, डिफेक्ट है, तो वो डिटेक्ट नहीं होगा। जैसे आपकी इस तरीके से चल रही है, ये क्रैक है, तो ये डिटेक्ट नहीं होगा। ऐसे ही सर्कुलर में भी क्या होता है कि सर्कुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड चल रही है और आपका क्रैक कोई है, ट्रांसवर्स क्रैक है इस तरीके का, तो ये भी डिटेक्ट
नहीं होगा। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन मेथड क्लियर है। व्हाट इज मैग्नेटिक डोमेन? डोमेन हमारा कैसा होना चाहिए? एक रेगुलर वे में होना चाहिए। जैसे एक मटेरियल ये है और एक ये है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रॉपर तरीके से एक रेगुलर ऑर्डर में चल रही है, और इसमें क्या है कि कभी कहीं तो ये मटेरियल हमारा मैग्नेटाइज नहीं होगा और ये मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज। तो रेगुलर मैनर में हमारे क्या होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। कभी मशीन को ऐसे रख लो, कभी ऐसे रख लो, तो मैग्नेटाइज होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो डोमेन हमारा ऐसा होना चाहिए। अगर हम पार्ट के टेम्परेचर की बात करें तो वही जैसे एलपीडी में था, बिल्कुल सेम ही है कि एम्बिएंट टेम्परेचर होना चाहिए 5 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर कोड और एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड कोड। तो आपका क्या होता है? ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 7, ये प्रोसीजर कोड होता है। एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड कोड की बात करें तो ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 अपेंडिक्स 6। ठीक है, ये आपका। अब इसमें एक क्रॉस क्वेश्चन ऐसे किया जाता है कि अगर हमारे पास में पाई गेज या फिर हमारे पास में ASTM ब्लॉक नहीं है तो हम कैलिब्रेशन कैसे करेंगे? तो वेट लिफ्टिंग के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? कैलिब्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा इंडस्ट्री में नहीं होता कि हमारे पास में पाई गेज ना हो या ASTM ब्लॉक ना हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो? इतना समझ में आई बात? मतलब स्टैंडर्ड है, अगर डार्क रूम में नहीं करेंगे तो हमें विजिबिलिटी नहीं आएगी, हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जो जो चीज़ें उसके लिए चाहिए होती हैं तो वो होनी चाहिए। ठीक है,